वेलकम टू लीगल टॉक विद शुभम। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने पढ़ा, पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, ये तीनों वर्ड को प्रूव करके दिखाया है हमारे आदरणीय डॉक्टर हीरालाल सर ने। और वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और वर्तमान में वो एडिशनल मिशन डायरेक्टर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, और वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के। इनका जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण भरा रहा है, और इनकी संघर्षपूर्ण कहानी को जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखिए। आशा करता हूं आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। प्रणाम सभी बुद्धिजीवियों को, आभार सभी आगंतुकों को, और अभिनंदन सभी मित्रगण को। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर सभी लोगों को सूचित कर रहे होंगे कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ रहें और खुश रहें, और इस कठिन परिस्थिति में सब लोग मिलकर सबका साथ देंगे, तभी हम सभी लोग इस विषम परिस्थिति से बच पाएंगे। मेरा नाम शुभम कुमार है। आज मैं बात करूंगा एक गांव के बारे में। गांव यानी भारत का एक रीढ़, भारत की एक रीढ़ कहा जाने वाला गांव आज क्यों इतना पीछे रह गया। आज मैं बात करूंगा उसी गांव के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत एक ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, जहां सप्त गंगा नदी जमुना सरस्वती प्रवाहित होती है, और भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया का देश नहीं कहा जाता। भारत एक ऋषि मुनियों का देश है, और भारत का गांव कहे जाने वाला गांव यानी जहां पर आज सबसे बड़ी विडंबना है कि आज सभी लोग क्यों गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से, क्यों ना हम सभी चीज उन लोगों को गांव में ही मुहैया करा दे, ताकि उनका पलायन नहीं हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, और देश की आबादी में से 60 से 70% संख्या गांव में रहती है। और हमारा गांव कहे जाने वाला कस्बा, जहां हमारी देश की संस्कृति देखने को मिल जाती है, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और देश की समरसता देखने को मिलती है, तो आज हम सभी लोग उसको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। मुझे सभी बुद्धिजीवियों से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज मैं जिस बुद्धिजीवी से बात कर रहा हूं, आज मैं जिस शख्सियत से आप सभी लोगों का रूबरू कराना चाहूंगा, उनका नाम डॉक्टर हीरालाल सर है। वर्तमान में वो मॉडल गांव के ऑनरेबल एडवाइजर हैं सर, और पूर्व में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे हैं सर बांदा जिले उत्तर प्रदेश के, और सर ने क्वींस कॉलेज से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई भी करी है, और पूर्व प्रशासनिक सेवा में आने से पहले पूर्व सर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रहे हैं, और सर ने एनटीपीसी में भी अपना कार्यकाल गुजारा है, और सर का 32 वर्षों का अतुल्य योगदान है उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर, जो सर आपने अपना बहुमूल्य हमारे लिए निकाला। आप सभी का अभिनंदन सर। और सर मेरा आपसे यह सवाल है सर, कृपया आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं कि आपकी शिक्षा कहां से कंप्लीट हुई सर, आप कहां से आते हैं सर। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती से आता हूं, और बस्ती एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है और पिछड़ा है। उसमें एक ब्लॉक साहू घाट है, उसका साहू घाट का एक ब्लॉक, एक गांव है बागडीह। तो मेरा जन्म अपने गांव बागडीह में हुआ। मैं कक्षा 8 तक प्राइमरी में वहीं घर से पढ़ा, और फिर 9 से 12 तक मैं जीआईसी बस्ती में पढ़ा। कक्षा 8 में एक स्कॉलरशिप का एग्जाम होता था, और ब्लॉक से 2 लड़के लिए जाते थे, उनको हॉस्टल मिलता था, और 100 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसी में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसी के तहत मैं हॉस्टल और 100 रुपये की स्कॉलरशिप में 9 से 12 तक पढ़ा जीआईसी बस्ती में। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया पंतनगर यूनिवर्सिटी से, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, जो कि पहली में था, उत्तरांचल में है, उधम सिंह नगर में। और वहां से मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैं चला गया एमटेक करने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से थ्रू गेट, आईआईटी बीएचयू। पहले वो आईटी बीएचयू हुआ करता था जब हम पढ़ते थे।
और उसी वहीं से मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी में हुआ, फिर पीसीएस में हुआ और आईएएस की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में जब पीसीएस में हो गया तो फिर मैंने ये सोचा कि आईएएस में अपना स्टेट मिलना, होम कैडर मिलना बड़ा डिफिकल्ट था और मुझे नहीं लगता था कि ये संभव हो पाएगा। उसके पीछे भी ये कारण है क्योंकि उसी साल मेरे ही एक साथी थे, उनका 3rd रैंक था, उनको वेस्ट बंगाल कैडर मिल गया। तो वहां से लोगों ने एडवाइज किया कि आप यूपी पीसीएस ज्वाइन करिए, अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रहने का अलग ही मजा है और तभी उसका फुल फ्लेज आप काम कर सकते हैं, ऐसा लोगों मानना था। मुझे भी ठीक लगा, अपने स्टेट में एक लगाव होता है परिवार से, तो आदमी रहना चाहिए। और 2010 में मुझे आईएएस में प्रमोशन हुआ। तो ये मेरा मोटा मोटा जर्नी है, पढ़ाई से लेके, जन्म से लेके पढ़ाई की और नौकरी में आने की। लेकिन सर आपको क्यों ऐसा लगा कि मतलब आपको प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए एज अ बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर? तो सर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये वाकई काबिलियत तारीफ भी है सर। आपसे सर सभी लोगों को सीखना चाहिए सर। तो सर मैं वो कारण जानना चाहता हूँ सर। देखिए ऐसा है कि जब मैं शुरू में घर से पढ़ रहा था तो मेरे फादर, बेसिकली मेरे घर पे खेती होती है, मेरा जो फार्मिंग फैमिली है, तो मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे। तो वो खेती भी, पूरा घर का खेती भी करते थे और घर से ही अपनी नौकरी करते थे। ही वाज वेटनरी कंपाउंडर। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया क्योंकि वो जानते थे, वो बैठकों में जाते थे, उन्हें पता होता था कि कलेक्टर क्या होता है, आईएएस अफसर क्या होता है। तो ही मोटिवेटेड मी कि नहीं, ये पैरेलल सर्विस है, इसमें सब कुछ है, पद है, मतलब ये सबसे अच्छी सेवा है देश की, तो इसमें जाना चाहिए। और इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, प्रेरित किया और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। इसकी क्रेडिट मेरे फादर को जाती है। सर जरूर सर, क्योंकि एक बच्चे के पीछे एक पिता का ही अतुल्य योगदान रहता है सर हमेशा। और ये आपके माता पिता का ही नहीं, ये पूरे देश के माता पिता का है सर कि सर वो हमेशा अपने बच्चों को प्रेरणादायक बनाते हैं, प्रेरणा स्रोत बनाते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाए। सर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, क्योंकि सर जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो सर आपकी जो कहानी है बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो सार्थक भी होगा सर। सर कुछ ऐसी चुनौतियां जीवन में आती है जो हमारे कार्यकाल में हमेशा हमें याद रहती है। सर ऐसी कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आई कभी आपके जीवन में प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हुए वक्त सर? देखिए ऐसा है कि प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी का चुनौती था मेरे वक्त था। यस सर। उस समय सब चीजें ऑफलाइन थी, ऑनलाइन नहीं था। तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें देखिए गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है और ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस समय इस तरह का गाइडेंस मिलने में दिक्कत थी और उसको ढूंढने में दिक्कत थी। तो वो एक चुनौती रहा। फिर भी जब आदमी कोई चीज सोच लेता है तो उसको ढूंढता है और धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है। क्योंकि आईएएस का कंपटीशन जो है वो कंपटीशन नहीं है। आईएएस का कंपटीशन आप ये समझिए, आसमान के नीचे जो कुछ भी है उसको सब कुछ आपको जानना चाहिए और कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये इतना बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपकी और आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो है चैलेंजिंग, और इसके लिए गाइडेंस और इसके लिए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, कब पढ़ना की जानकारी जरूरी है। तो हमारे समय में ये चैलेंज था और जिसको हमने फेस भी किया। लेकिन आज के डेट में वो चैलेंज नहीं है। क्यों? अब हर चीज ऑनलाइन हो गई है। और मैं अपने स्टूडेंट जो आजकल मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या एडवाइस है आज के लिए तैयारी करने, तो देखिए आज के डेट में अगर आदमी पेपर रोज 2 घंटा 3 घंटा हाई स्कूल से ही पढ़ना शुरू कर दे, हाई स्कूल से ही, और उसमें ये ढूंढे कि जो न्यूज लिखी गई है क्यों लिखी गई, उसका मकसद क्या है, तो
उसको क्या होगा, बेसिक नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, इसकी उसकी मास्टरी हो जाएगी। और ये आईएएस के सिलेक्शन में आज के डेट में बहुत जरूरी है। अब रही बात कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैक्सिमम तैयारी की चीजें ऑनलाइन साइट बना करके लोगों ने रखा है, आपको पढ़ने की जरूरत है वहां जाके। बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लड़के जो सेलेक्ट होते हैं आईएएस में, वो अपना इंटरव्यू देते हैं और वो पूरा सब कुछ बताते हैं, मैंने तैयारी क्या किया, कौन सी किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी, उत्तर कैसे दिया। तो अगर आप पिछले 5 साल के 3-3 इंटरव्यू, 15 इंटरव्यू ध्यान से पढ़ ले और वो जो कह रहा है नोट बना ले और उसको अमल। दूसरी बात, ये जो आज के जो आईएएस अफसर आ रहे हैं, सबका कनेक्ट है, ऑनलाइन पे है, लिंक्डइन पे है, या उनका कांटेक्ट नंबर आप ढूंढोगे मिल जाएगा। तैयारी करते हो और उनसे एंटरिंग कर दीजिए। तो अगर 5-6-8 लोगों को आप अप्रोच करोगे तो वो आपको मेंटरिंग भी कर देंगे, कैसे तैयारी करो, क्या करो, कैसे करो। तो आपको मेंटर मिल जाएगा फ्री में, और जो सेलेक्ट होता है उसको इस तरह की मेंटरिंग करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो आपको फ्री में मेंटर मिल जाएंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट के, उनके इंटरव्यू और आदि आप दे करके आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई वो कमी नहीं। और मटेरियल तो इतना है ऑनलाइन कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज के डेट में देखिए, तैयारी करना मेरा ये मानना है इन्हीं 3 आसान है। सर शुक्रिया, आपने रणनीति बताई, आपकी अपनी क्या तैयारी रही, क्या स्ट्रेटेजी रही। और आपकी बात से एक बात सबको सीखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, तो कोई भी ऐसा कारण आपको उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर, आपका जो प्रशासनिक सेवा में रुचि रही वो क्यों जागी सर? क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, आपने गेट क्रैक किया था सर, और आपको एनटीपीसी में भी आप कार्यरत रहे। तो सर क्या ऐसी सोच थी जो आपकी लाइफ भर रही होगी और चाइल्डहुड में भी रही होगी कि नहीं, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब मैं घर पे रह के प्राइमरी में पढ़ता था, तभी से मेरे फादर लिए तैयार करते थे, कहते थे, बताते थे भाई यहाँ प्रशासनिक सेवा सबसे अच्छी होती है और इसमें पावर बहुत होता है। जो बच्चों को एक पिता का समझाने का तरीका होता है, वो गांव वाले तरीके से, देहाती तरीके से समझाते थे। तो उस सीट तो मेरे फादर ने तो बहुत सारे आईआईटी, जैसे जब रिजल्ट आईएएस का निकलता था और टॉप 20 की लिस्ट आती थी, तो उसमें देखा जाता था कि 20 में 15 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उसमें आईआईटी। तो उस समय एक इंजीनियर आईएएस में जाता था, एक माहौल ही था क्या, इंजीनियरिंग के सक्सेस रेट मेरे पीरियड में बहुत ज्यादा था, एक ऐसा माहौल था। उसने भी मुझे प्रेरित किया कि, और सीड मतलब सीड तो मेरे फादर, इस बात का सीड तो मेरे दिमाग में मेरे फादर ने डाला, और जो उस समय इंजीनियर लोग ज्यादा सेलेक्ट हो रहे थे, उसने उस सीड को खाद पानी देने का काम किया। और इस तरह से ये पूरी यात्रा इंजीनियरिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में आने की पूरी हुई। और सर एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि सर आप उत्तर प्रदेश सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे भी कार्यरत रह चुके हैं। तो सर क्या आप क्या समझते हैं कि अगर आज स्पेशल सेक्रेटरी ही होता तो मैं अपने समाज को और ज्यादा दे पाता, या फिर आज आप इससे खुश हैं कि आपको एडवाइजर बनाया गया है सर मॉडल गांव का? प्लीज सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए ऐसा है कि ये जो मॉडल गांव का मैं ऑनरेरी एडवाइजर हूँ,
वो उस सरकार का प्रोग्राम नहीं है। एक्चुअली ये मॉडल गांव का प्रोग्राम हमारे कुछ जानने वाले लोग, एक नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है श्री मुनि जी, उन्होंने जो बादा में मैं कलेक्टर था, मेरे उस कामों को जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट चूंकि मेरे काम पे आधारित था और मेरे काम के रिजल्ट को लेके ही हम लोग, मतलब उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट, और इसको आईसीसीआई फाउंडेशन ने फंडिंग कर दी उनको, तो उन्होंने कहा आप मॉडल गांव के एडवाइजर के रूप में काम करिए, क्योंकि आपके काम को ही हम रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, वो मॉडल गांव एक टीम है, और टीम इज हेडेड बाय ये renowned retired NABARD CGM. He is having very rich experience in rural development. नाबार्ड का जो 35 साल का आदमी और टॉप से रिटायर, उनको बहुत अनुभव है, और उन्होंने मेरे काम को मॉडल गांव का बेस बनाया, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है। जो बांदा की धरती पे पानी बढ़ाने का काम, इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ाने का काम, जेल को नंबर 1 करने का काम, एग्री के 2 एक्सेलेंस सेंटर बनाने का काम, स्टूडेंट जो हम लोगों ने काम किए, चूंकि उसी पे फार्मूला स्टेट एंड राइट फार्मूला है, बॉटम अप फार्मूला है, इसीलिए दैट इज द अप्रोच, वो पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। तो इस रूप में है, तो ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये इसमें मैं छुट्टी के दिन होता है, मैं ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, सैटरडे संडे 2 दिन आप मिलता, तो उसमें मैं, ये मेरा पैशन है, रूरल डेवलपमेंट में छुट्टी के टाइम में इस काम को मैं नौकरी करता हूँ। सर बेसिकली मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट के लेने के पीछे वजह क्या थी सर? और मॉडल गांव एक मुझे लगता है कि सर एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जब तक गांव विकसित होंगे तभी एक शहर विकसित हो पाएगा, और जो गांव में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी तभी सब लोग खुश रह पाएंगे और सर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये भारत की बैकबोन है और इसी के माध्यम से हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर क्या है, क्या कंसेप्ट है सर मॉडल गांव का, और जरूर बताइए सर। देखिए मैं आपको बता दूं, मॉडल गांव और गांव, मैंने आया, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे फैमिली का फार्मिंग बैकग्राउंड है, मैं किसान बेटा हूँ। तो शुरुआती दौर में जब मैं घर से पढ़ाई करता था, तो मैंने खेती खुद की है, खेत के पैसे, खेत के मतलब जो फार्मिंग का जो इनकम होता था उससे पढ़ाई की है। तो मैं, तो एक तो मेरे ब्लड में है कि खेती, एक बात। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि ग्राम स्वराज, देखिए गवर्नेंस का भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और तीसरी सरकार है गांव की सरकार। yes. तो जब तक गांव की सरकार का गवर्नेंस क्या करते हैं हम, लेकिन गवर्नेंस के बारे में तो ये जो हडल गांव कैसे गांव के गवर्नमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और ये कैसे इम्प्रूव किया जाए, गवर्नेंस को कैसे ठीक किया जाए, इसका जो हम लोगों ने आधार लिया कि पानी के लेवल को बढ़ाना है, क्या करना चाहिए, जो हमने प्रैक्टिकल किया बांदा में उसको लिया, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, जो हमने बांदा में प्रयोग किया। तो जो प्रैक्टिकल था, जिसका हमें रिजल्ट मिला था, उन्हीं सबको हम लोगों ने ये किया, और मॉडल गांव के इस कॉन्सेप्ट में हम लोग लाए। और इसमें मॉडल गांव में 3 पार्ट है। फर्स्ट भाग 1 जिसको कहते हैं पार्ट 1, वो है विलेज मैनिफेस्टो। कोई काम करने के लिए माहौल बनाना पड़ता, लोग जो विकास के चुनाव का मुद्दा टाइप का है कि विकास का चुनाव हो रहा है गांव में, तो वो एक पेज का है, ऑनलाइन है, कोई भी हमारे साइट से बना सकता है। उसमें 25 पॉइंट है, पूरे गांव में विकास के चुनाव का एक हवा खड़ा करना, जिससे सभी लोग
के दिमाग का विकास करना है और विकास के लिए मुद्दे हैं। अब जब ये गांव का विकास का मुद्दा गांव में स्थापित हो जाएगा, करने के लिए सहमत हो जाएंगे, तो गांव में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो उस गांव में सोशल थॉट के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका हम चयन करेंगे और इनका नाम दिया है हम लोगों ने चेंज मेकर। ये हमारा पार्ट 2 है, गांव से अच्छे लोगों का चयन करना, जो सोशल थॉट के लोग हैं, जो सेल्फलेस काम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और उनको जहां जहां अच्छा काम हुआ है जिले में, स्टेट में, इसके बाहर विदेश में, उनको हम लोग भेजेंगे, वो सीख के आएंगे और अपने गांव में उस फार्मूले को लागू करके गांव का विकास करेंगे। ये पार्ट 2 है। मॉडल गांव का पार्ट 3 है कि देखिए वो है कैसे एग्री को एग्री बिजनेस में बदला जाए। पार्ट 3 जो है एग्री को एग्री बिजनेस में बदलने का फार्मूला है। इसका सहारा हम लोगों ने लिया है एफपीओ का। अभी गांव में खेती करते हैं और खेती घाटे का सौदा है, इसीलिए गांव में कोई रहना नहीं चाहता, गांव से पलायन हो रहा है। लेकिन जब वो खेती को हम खेती बिजनेस, एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, खेती व्यापार में बदल देंगे, अभी किसान की बुद्धि जो खेती सोचता है वो खेती व्यापार सोचने लगेगा, तो ये जो घाटे का सौदा है ये मुनाफे में बदल जाएगा और लोग गांव में ही रहेंगे और गांव छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 चेंज मेकर एंड पार्ट 3 एफपीओ टू कन्वर्ट एग्री इनटू एग्री बिजनेस। ये बहुत सिंपल, अगर हमारी कोई साइट www.modelgaon.org पढ़ ले तो वो सब समझ सकता। और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन से काम करना है, गिव एंड टेक का फार्मूला नहीं है कि सरकार दे तब हम विकास करेंगे ना। और विकास की सोच को भी बदलना है। क्या हमें बिल्डिंग और लंबे लंबे रोड वो नहीं करना, हमें हरियाली पैदा करना है, हमें पानी का लेवल बढ़ाना है और लोगों के सहयोग से का विकास करना है, जैसा कि पुराने जमाने में हम करते थे। सर मॉडल गांव एक बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा आपके अथक प्रयासों द्वारा और आपके जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है। और सर मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा आगे और बहुत ज्यादा सक्षम रूप से कार्यरत होगा। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हर राज्य सरकार को चलाना चाहिए, जिससे कि गांव की महत्व के बारे में पता लगे और गांव की संस्कृति के बारे में पता लगे। और गांव से अभी भी आधे से ज्यादा लोग अभी उनको उनके बारे में पता ही नहीं है कि गांव क्या है, गांव के बारे में क्या है और गांव किस रूप से विकसित किया जाता है और गांव किस रूप से उनका योगदान करेगा उनको आगे बढ़ाने में। यानी मैं बात कर रहा हूं शहर की। सर मुझे आपसे एक चीज और जाननी है, क्या हमने मॉडल गांव कॉन्सेप्ट में जो आपने 25 पॉइंट्स बताए, क्या इन एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में इन सब के अपार्ट क्या सर हम एजुकेशन भी देखते हैं कि गांव के बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से उनके ड्रीम जॉब यानी वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में उनको वहां तक पहुंचाया जाए, उनको शिक्षा भी प्रदान की जाए? क्या ये मॉडल गांव का ये कंसेप्ट भी है सर? देखिए मॉडल गांव के जब आप 25 पॉइंट देखेंगे तो पढ़ाई, अब पढ़ाई में हर तरह की थियोरेटिकल पढ़ाई और प्रैक्टिकल पढ़ाई, दवाई। अब दवाई में हम लोग ये एलोपैथ पे जोर नहीं दे रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन पे योगा करो और हैबिट में चेंज लाइए, आयुर्वेद करो, प्रिवेंशन पे हमारा दवाई में जो है ये होगा योगा वाला, मतलब प्रिवेंशन। पढ़ाई, दवाई, कमाई कैसे बढ़ाई जाए, सीड को अच्छी क्वालिटी कर दिया जाए, मार्केट ढूंढा जाए, विवाद रहित गांव, ई विलेज, विलेज स्थापना दिवस, महिलाओं का विकास। जो गांव के बाहर लोग चले गए हैं, जिले के बाहर, गांव में पैदा जिले के बाहर चले गए, उनका नाम दिया है हम लोगों ने NRV, नॉन रेजिडेंट विलेजर। उनकी हम सूची बनाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोग जहां हो वहीं से गांव के विकास के बारे में सोचो, मदद करो। क्योंकि जो गांव के बाहर रहता है, जैसे हम ही से कोई कहा चलिए आप आइए अपने गांव के लिए करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो इसलिए हमारा भी ध्यान नहीं जा रहा, तो हम NRV को लाएंगे और गांव में उनसे कहेंगे अपने भी स्तर। वो जो 25 पॉइंट हम लोगों ने लिया है
वो वृक्षारोपण है, वाटर कंजर्वेशन है। इस तरह से वो 25 पॉइंट पूरे गांव के हर चीज को, और होलिस्टिक अप्रोच। मैं आपको बताऊं, अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय श्री राजीव कुमार सर अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये होलिस्टिक पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल है। मॉडल गांव क्या है, एक आइडिया है। अभी लोगों के दिमाग लाइट में ही है। तो मॉडल गांव का पहला उद्देश्य है कैसे गांव को और गांव के विकास को मॉडल गांव के माध्यम से लाइम लाइट में लाया जाए, लोगों के चर्चा में लाया जाए, लोगों के सोच में लाया जाए। जब एक बार गांव का विकास, गांव की सोच लोगों के चर्चा में आ जाएगा, लोगों के सोच में आ जाएगा, तो विकास होने लगेगा। तो पहला स्टेप है इसको गांव को चर्चा में लाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है पहले चरण में। और सर मुझे लगता है सभी राज्य सरकार को इससे एक नई पहल लेनी चाहिए और ये शुरुआत करनी चाहिए अपने सभी राज्यों में, ताकि देश में हमारे युवाओं के जो स्रोत हैं वो उनकी थिंकिंग बदले, और जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमारे बुद्धिजीवी समाज वर्ग से जुड़े हुए सभी लोग इस चीज के बारे में जानें और इस चीज को प्रमोट करें। सर इसी कथनों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूं और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जो आपने मुझे एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी, आपने मुझे बात करने का और अपनी बात रखने का और ये जो बेसिक्स बात है इसको जनता तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। आपको भी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।